आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जुल्म इश्क भाग 4 रीकैप। उसी शिप में धनुष एक बुक के लिए 3 पीस सूट पहने खड़ा था। आई लव यू विशी, शादी करोगी मुझसे? धनुष की मोहब्बत भरी तेज आवाज समंदर की फिजाओं में घुल उठी, जो लौट लौट कर वापस आ रही थी और खूबसूरत लम्हे को और भी ज्यादा हसीन बना रही थी। नीचे धनुष की आंखों में एक जुनून था, ऊपर तविशी की आंखों में इश्क के आंसू। अब आगे उसे पता नहीं था कि धनुष उससे इतना प्यार करता है। आई लव यू टू, वो ऊपर से ही चिल्लाते हुए बोली और अचानक से नीचे झुकने लगी कि वीर और शौर्य ने घबराते हुए उसे पकड़ लिया। जाने बाहर क्या कर रही हो? वीर ने उसे पीछे खींचते हुए कहा। हाँ जाने मन, चाहो तो वीर को धक्का दे दो, पर तुम मत कूदो, शौर्य ने कहा तो वीर उसे घूरने लगा तो तविशी ने कहा, अबे कूद नहीं रही हूँ, देख रही हूँ अपने सूर्यवंशी जी को, चुप बैठो तुम दोनों। अच्छा, देखना इसे कहते हैं। वीर ने अपना सर पकड़ लिया। धनुष उसकी बेताबी देखते हुए, ये मुझे बेकाबू कर रही है, बुदबुदाते हुए फोन कार्ड जेब में डाला और शिप को किनारे की तरफ चलने के लिए कहा। तविशी हेलीकॉप्टर से जब नीचे उतरी तो धनुष उसके सामने खड़ा था। तुम मुझे कल ही भी जवाब दे सकते थे, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? वो जैसे ही बोली धनुष ने उसे एक झटके से अपने गले से लगा लिया। तविशी जो कसमसाने लगी थी, जब उसने उसके दिल की धड़कन सुनी तो कसमसाना बंद कर दिया और उसकी पीठ पर अपना हाथ लपेट लिया। उसकी धड़कनें बहुत तेज धड़क रही थी क्योंकि धनुष लगभग दौड़ते हुए आया था किनारे से उसके पास। वीर और शौर्य ने जब उन्हें देखा तो मुस्कुरा उठे और गला साफ किया तो तविशी धनुष से अलग हुई, लेकिन धनुष ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया। धनुष ने अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड्स और कुछ नोट निकालकर तविशी के सर पर मारा और वहां मौजूद एक भिखारी को देने लगा तो शौर्य ने कहा, अबे प्यार में अंधे आदमी, सामने गरीब खड़ा है और तू भिखारी पर पैसे लुटा रहा है, कुछ तो शर्म कर लो सूर्यवंशी साहब। शौर्य की नौटंकी सुनकर धनुष के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने पैसे उस भिखारी को ही दे दिए और क्रेडिट कार्ड लेकर वीर और शौर्य को देखने लगा। वीर एविल स्माइल लिए बोला, इतना खर्चा हुआ आपका इतना सब करने में सूर्यवंशी साहब, आधी संपत्ति बेच दी क्या? धनुष ने सपाट लहजे में कहा तो तविशी उसका मुंह देखने लगी। धनुष ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रहे वो कार्ड जिनमें से इतना खर्चा हुआ है। कहते हुए उसने क्रेडिट कार्ड्स वीर और शौर्य के हाथ में थमा दिए। फिर चले जान, कहते हुए तविशी को वहां से लेकर आगे बढ़ गया। जान, वीर और शौर्य दोनों एक दूसरे को देखा। फिर उन कार्ड्स को फेंकने ही वाला था कि उसे शौर्य का नाम दिख गया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये कार्ड तो तेरा है बे, मतलब ये सब जो खर्चा किया उसने वो तेरे अकाउंट से किया? सुनते ही शौर्य की भी आंखें बड़ी हो गई। क्या मेरा कार्ड? इसमें तो पूरे 2 करोड़ थे, मुझ गरीब को सूर्यवंशी ने लूट लिया रे बाबा, शौर्य ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। तो फिर ये वाला कार्ड किसका है? उसने अपने हाथ में रखे दूसरे कार्ड को जल्दी से उलट पुलट कर देखते हुए कहा, नाम देख। अबे वीर, ये तो तेरा है। अरे मैं अकेला ही नहीं लूटा, तू भी लुट गया, देख इसमें तेरा नाम लिखा है। वैसे कितने रखे थे तुमने? तीर जहां धनुष गया था उसे देखते हुए बोला, 1 करोड़। शौर्य गला फाड़ कर रोने लगा। साले ने मुझे कंगाल बना दिया, मेरे जाने मन को भी ले गया, मुझे फटीचर भी बना गया। अबे चुप कर, कौन सा तू गरीब हो गया, इतना बड़ा आदमी होकर हमेशा रोते रहता है। फिर ने उसे डपटा, कमीने तुझे क्या फर्क पड़ेगा, तेरे तो 1 करोड़ ही गए हैं, लुटा तो मैं हूँ। शौर्य ने कहा, दूसरों की जान पर नजर डालेगा तो लुटेगा ही, सुधर जा वरना। फिर ने वार्निंग देते हुए कहा, वरना क्या साले, तू भी तो दिन भर जाने बाहर कहते हुए चिपकता रहता था मेरे जाने मन से। अबे शर्म कर ले, अपनी वाले के होते हुए किसी और पर लाइन मारता है, छिचोरा कहीं का। मन तो कर रहा है सब कुछ लाइव टेलीकास्ट कर दूं। अबे उसे मत बताना, वरना सभ्यता के साथ शौर्य का अंग अंग नोच खाएगी। शौर्य उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला तो वीर उसकी बात सुन मुस्कुराने लगा। और तू जो छुप छुप कर टाका झाकी करने जाता था उसका क्या? शौर्य उसके गले में बाहें डालते हुए बोला तो वीर एकदम से हड़बड़ा गया। शौर्य उससे दूर जाते हुए हंसने लगा। वीर उसके पीछे भागते हुए, साले छछुंदर, आज तो हाथ आएगा तो तेरा कीमा बना दूंगा, रुक जा तू। धनुष ने तविशी की तरफ अपने हाथ में पकड़े हुए बुके को बढ़ा दिया तो तविशी उसे पकड़कर उसके नाक के पास ले गई। उसे गुलाब की खुशबू बेहद पसंद थी। उसने धनुष की तरफ देखा तो वो आंखों में बेपनाह मोहब्बत का जुनून लिए उसे ही देख रहा था। तविशी उसे देखते हुए बोली, ए सूर्यवंशी जी, ऐसे मत देखो ना। उसके इस तरह बोलने से धनुष उसके करीब आते हुए सरगोशी भरी आवाज में बोला, कैसे देख रहा हूँ? आंखों में रुमानियत लिए और दिल में सरोबार होकर तविशी ने सर्द लहजे में कहा। धनुष उसकी बात सुन मुस्कुरा उठा। मिसेस सूर्यवंशी के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, कहते हुए उसका हाथ थामे अपनी गाड़ी के पास आया। शाम हो चली थी, सूरज की लालिमा दोनों के चेहरे पर दमक रही थी। धनुष ने गाड़ी का दरवाजा खोला, फिर तविशी की तरफ देखा तो तविशी ने नावे सर हिलाते हुए कहा, मुझे इसमें नहीं बैठना। क्यों, दूसरी कार में? धनुष ने पूछा तो तविशी उसकी वहां पकड़कर उस पर अपना सर टिकाते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ कुछ पल गुजारने हैं।
पैदल चलें, अगर तुम्हारे घुटनों में दर्द ना हो तो। तुम्हारे लिए कुछ भी। तनुष उसके सर को सहलाते हुए कहते हुए पैदल ही आगे बढ़ गया, तो तविशी भी उसके साथ चलने लगी। तनुष के बॉडीगार्ड्स उनके पीछे आने लगे तो तविशी ने उन्हें आप लोग जाइए कहकर वापस जाने को कहा, लेकिन सबके सब धनुष की तरफ देखने लगे तो धनुष ने उन्हें जाने का इशारा किया तो सब चले गए। तविशी ने धनुष के हाथों को पकड़ लिया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। उन दोनों के बीच बातें तो हुई नहीं, लेकिन खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, जिसे दोनों ही अच्छे से समझ रहे थे। कुछ दूर जाने पर तविशी अपने कमर पर हाथ रखकर झुकते हुए बोली, सूर्यवंशी जी, इसके आगे मैं नहीं चल पाऊंगी, मेरे पैर दुखने लगे हैं। धनुष उसे देखने लगा, फिर उसकी तरफ बढ़ा तो तविशी ने कहा, मुझे गोद में उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ एक साइकिल दिख रही है, मुझे उसमें बैठना है। उसकी ऐसी हरकत देख धनुष की भवें सिकुड़ गई। प्लीज़ धनुष, उसने इतनी मासूमियत से कहा कि धनुष चाहकर बहाना नहीं कर पाया। वो साइकिल उठाकर उस पर बैठ गए और आगे बैठने के लिए तविशी की तरफ देखा तो वह पीछे जा बैठी। मेरे आगे बैठने से कोई दिक्कत थी क्या? आप फिल्म नहीं देखती क्या? पुराने ज़माने में ऐसे ही हीरो अपनी हीरोइन को साइकिल पर बिठाकर घुमाता था। आप इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? धनुष ने पीछे पलटकर उसके एक हाथ को अपनी कमर पर लपेटते हुए कहा, हीरोइन ऐसे बैठती ही। तुम फिल्म अधूरी देखती हो क्या? उसने मुस्कुराते हुए अपना निचला होंठ दबा दिया और साइकिल आगे बढ़ा दी। उसे सच में अच्छा लग रहा था, उसकी जान उसके साथ है। तविशी ने उसके पीठ पर अपना सर टिका लिया और आंखें बंद करके उसे महसूस करने लगी। सूर्यवंशी जी, मुझे ऐसे ही आपके साथ चाहिए, हमेशा के लिए। धनुष ने कुछ नहीं कहा और साइकिल रोक दी। क्या हुआ? तविशी ने थोड़ा हैरानी से पूछा। धनुष ने साइकिल खड़ी करते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। शादी का क्या ख्याल है मिसेस सूर्यवंशी? तविशी मुस्कुराने लगी तो उसने आगे कहा, मैं अपने घर में आज तक अकेला रहता आया हूँ, कभी कभी तो रात घर भी नहीं आता। अकेलेपन की आदत है, पर तुम मेरी वो आदत हो जिसकी लत में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। सुबह जब सोकर उठूँ तो तुम चाय लेकर आओ और मैं तुम्हें परेशान करूँ। ऑफिस या यूनिवर्सिटी जाने से पहले तुम मुझे कहो कि सुनो जी, आज जल्दी घर आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगी। सच कहूँ, इन एहसासों को जीने के लिए कब से तरस रहा हूँ। जो घर मुझे काटने को दौड़ता है, उसमें मैं तुम्हारी और अपने बच्चों की खिलखिलाहट महसूस करना चाहता हूँ। जब भी किसी परेशानी में थका हारा घर आऊँ तो तुम्हारी गोद पे सर रखकर अपना मन हल्का करना चाहता हूँ। जैसे तुम मुझसे अभी लड़ती हो, हमेशा लड़ती रहना। तुम्हारी आवाज़ से ही तो मेरी दुनिया हसीन है। ये धनुष सिंह सूर्यवंशी कुछ भी कर सकता है। आज ये धनुष सिंह सूर्यवंशी अपने आप को तुम्हारे नाम करता है। कहते हुए धनुष ने उसके माथे को चूम लिया। उसकी हर एक बात तविशी के दिल में उतर रही थी। जैसा दिखता है वैसा ये बिल्कुल नहीं है, पर दिल में सच में बहुत नरम है, बिल्कुल उस मोम की तरह जो खुद पिघलकर दूसरों के अंधेरे को मिटाती है। तविशी ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और आई लव यू सूर्यवंशी जी कहते हुए अपने दोनों हाथों को उसके इर्द गिर्द लपेट लिया। धनुष ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों फिर से साइकिल पर सवार होकर आगे बढ़ रही थी कि धनुष ने कहा, कितने बच्चे चाहिए तुम्हें? धनुष की बात सुनकर तविशी की आंखें खुल गई और वो मुस्कुरा उठी। इससे पहले वो कोई जवाब देती, उसकी नज़र सामने गली पर गई जहाँ वो खड़ा था। उसकी गुलाबी आंखें इस वक्त रात के अंधेरे में चमक रही थी, जिसे देख तविशी होंठों ही होंठों में बुदबुदाई। रक्तपाती। वो एक झटके में ही साइकिल से कूद पड़ी और उस गली की तरफ दौड़ पड़ी। धनुष इसके लिए तैयार नहीं था। उसके ऐसे कूदने से वो घबरा गया। वो साइकिल पीछे देखने लगा जहाँ तविशी भाग रही थी। अचानक ही वो एक गली में मुड़ी तो धनुष साइकिल छोड़ उसके पीछे भागा। तविशी उस गली में पहुंची, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। कुत्ते उसे देख भौंकने लगे। तविशी ने शिट कहते हुए मुठ्ठियां भींच ली। धनुष उसके पास आकर रुका। क्या हुआ? तुम ठीक हो? ऐसे भाग क्यों रही थी? यहाँ पर कोई था? उसके कहने पर धनुष ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने अपने गार्ड को फ़ोन किया तो कुछ ही देर में वहाँ उसके सारे गार्ड्स उन्हें घेर कर खड़े हो गए। धनुष ने तविशी का हाथ पकड़ा और उससे ले जाकर अपनी गाड़ी में बिठा दिया। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। तविशी उसके गुस्से से वाकिफ थी, इसीलिए कुछ भी नहीं बोली और अपना चेहरा फेरकर बाहर की तरफ देखने लगी। दोनों के जाने के बाद ही वहाँ उसी गली में एक साया दिखा, जिसकी गुलाबी आंखें इस वक्त स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चमक रही थी और उसके हाथ से पानी जैसा कुछ टपक रहा था, जिसका रंग लाल था। कुछ पल उसने उस सुनसान रास्ते को देखा और उसी अंधेरी गलियों में गुम हो गया। धनुष ड्राइव कर रहा था और उसकी आंखें ठंडी पड़ गई थी। वो तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। उसे देख तविशी ने धीरे से कहा, गाड़ी स्लो चलाओ। धनुष ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, जिसे देख तविशी भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मर जाएंगे दोनों अगर ऐसे ही गाड़ी चलाते रहोगे तो। फिर इस जन्म को छोड़ अगले 6 जन्मों में भी मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। धनुष ने गाड़ी में ब्रेक लगा दी तो गाड़ी एक झटके से रुकी, जिससे तविशी का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा, क्योंकि सामने धनुष का हाथ था। धनुष की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने तविशी की बाजू पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, तुम जितने भी जन्म लो
पति तो मैं ही तुम्हारा ही रहूंगा हर जन्म में, समझी तुम? उसने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। तविशी ने अपनी बाजू की तरफ देखा जिसे धनुष ने कसकर पकड़ रखा था। उसने अपनी बाजू छोड़ाते हुए कहा, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। धनुष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और उस 1 मिनट में मुझे जो हुआ उसका क्या? तुम्हें पता भी है उस 1 मिनट में मेरे साथ क्या हुआ था? मेरी जान सूख गई थी तुम्हारे ऐसे कूदने से। ऐसा क्या दिखा तुम्हें जो बिना खुद की परवाह किए अकेले ही दौड़ पड़ी? मैंने वहाँ किसी को देखा था, तविशी ने धीरे से कहा। किसी को भी देखकर तुम ऐसे उसके पीछे भागोगी? तनुष अभी गुस्से में था। वो वही, तविशी ने कहना चाहा लेकिन चुप हो गई। क्या कहा तुमने? तनुष ने गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं। तविशी अब सच में उसके सवालों से इरिटेट हो रही थी। टेल मी, हु डिड यू सी? तनुष ने सीरियस टोन में कहा। नो वन वॉज, जस्ट माई इल्यूशन। Now let's end this matter here and I'm tired. I want to go home. तविशी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। Okay, let's go. विश्वास पैलेस मिसेस सूर्यवंशी, धनुष ने व्यंग्य से कहा तो तविशी की भुहें तन गई। मुझे अपने घर जाना है, वो तुम्हारा ही घर है। कहते हुए जैसे ही धनुष ने गाड़ी आगे बढ़ाई, तविशी ने चाबी निकाल ली। अब जाओ, जहाँ जाना है, कहते हुए वहाँ बाहर निकल गई। तो धनुष को भी बाहर आना पड़ा। उसके बॉडीगार्ड्स भी उसी तेजी से अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए, लेकिन उनके पीठ उन दोनों की तरफ थी और दोनों चारों से कवर थे। तविशी ने अपना सर हिला दिया। हम कौन से सेलिब्रिटी हैं जो ये घेर कर खड़े हो गए, वो भी ऐसे कि यहाँ कोई रोमांटिक सीन होने वाला है? उसके कहते ही धनुष ने उसकी बाँह पकड़ अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों, नहीं हो सकता क्या? तविशी की आंखें बड़ी हो गई और वो उससे दूर होने लगी, लेकिन धनुष ने उसे वापस से खींच लिया तो उसका सर उसके मजबूत सीने से टकरा गया। क्यों ऐसे काम करती हो कि मुझे तुम्हें डांटना पड़ता है? तनुष अब नरमी से बोला। तुम तो हो ही खड़ूस, इसे डांटने और रौब जमाने के अलावा कुछ आता ही कहाँ है? तविशी ने मुंह बनाते हुए उससे दूर होते हुए कहा। तनुष ने उसे फिर से अपने करीब खींच लिया। मैं तुम पर रौब झाड़ता हूँ? और नहीं तो क्या? कहते हुए तविशी ने अपनी मजबूत बाजू छुड़ा ली। अब बात को घुमाओ मत विशी, और बताओ आखिर तुम्हें दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है खुद को खतरे में मत डालना, पर तुम तो हो कि कुछ समझती ही नहीं। अब बात को तुम बढ़ा रहे हो, तविशी ने कहा तो धनुष ने अपनी आंखें बंद की और वापस खोलते हुए कहा। देखो विशी, मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी में तुम ही पहली और तुम ही आखिरी हो। क्यों नहीं समझती हो यार? तविशी ने उसका चेहरा देखा और आगे बढ़कर उसके गले में अपना हाथ लपेट कर उसके चेहरे के पास आकर अपना चेहरा ले गई। ए, क्या कर रही हो? तनुष ने उसका हाथ हटाते हुए कहा। इस बार तविशी ने उसकी शॉल पकड़ ली और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? घबराऊंगा ही ना, कहीं मैं बहक गया तो? तनुष ने कहा तो तविशी हंसने लगी। हंसो मत, तुम्हें देखकर वैसे ही बेसब्र रहता हूँ। अब और मेरा फ़ायदा मत उठाओ। तनुष ने उसे दूर करते हुए कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो सच में उसके सामने खुद को बड़ी मुश्किल से रोक पाता था, और ये लड़की है कि खुद को उसके करीब आने का ऑफर दे रही थी। उसने एक लंबी सांस खींची और जैसे ही गाड़ी में बैठने लगा तविशी पीछे से उसके गले लग गई। तनुष ने अपनी मुट्ठियां कस दी और आंखें बंद कर ली। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, और तविशी राजपूत को तुम बहुत अच्छे से जानते हो। मुझे बाहों में भर लोगे तो पाप नहीं लग जाएगा? तविशी ने कहा तो धनुष ने उसे पलटकर गाड़ी से टिका दिया। अब उसके हाथ तविशी की कमर पर थे और निगाहें उसके मोटे गुलाबी मुलायम होठों पर। आज पहली दफ़ा उसकी नज़रों को महसूस करके तविशी की नज़रें झुक गई थी। उसके गाल गुलाबी हो उठे थे। उसकी आंखों में देखकर ना जाने क्यों तविशी की सांसें तेज़ हो चली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा आग के मानिंद तप रहा हो। उसने धनुष की शर्ट कसकर अपनी मुट्ठियों में भींच ली तो धनुष ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। धीरे से उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तविशी को लिए अंदर बैठ गया। एक गार्ड ने आकर ड्राइविंग सीट संभाल ली और सारी गाड़ियाँ अपनी कतार पर चलने लगी। धनुष ने तविशी को अपने सीने से चिपकाकर अपनी आंखें बंद की हुई थी। वहीं तविशी भी इत्मीनान से आंखें बंद की उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। कुछ ही देर में वो दोनों विश्वास पैलेस पहुंच चुकी थी। तविशी जब गाड़ी से बाहर निकली तो सामने देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। कितना बड़ा है ये तुम्हारा घर है, पर तुम तो यहाँ नहीं रहते? उसने हैरानी से पूछा। धनुष ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और अंदर बढ़ गया। आज तविशी पहली बार यहाँ आई थी। दोनों जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तविशी की आंखें एक बार फिर हैरानी और आश्चर्य से फैल गई। ये लोग, ये सब यहाँ कैसे आए? तविशी ने हैरान होते हुए पूछा तो वीर ने दांत चमकाते हुए कहा, पैरों से जाने बाहर। तविशी उसे घूरने लगी तो वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और अंदर ले आया। शौर्य उसे देखते ही दौड़ पड़ा और वीर को परे धकेल खुद तविशी से चिपक गया। मेरी जाने मन विशी, मैंने तुम्हारे कितना मिस किया, कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारे आने का। हाँ, मैं कारगिल युद्ध में शहीद होने गई थी, पता नहीं कैसे तेरी याद आ गई तो युद्ध बीच में ही छोड़कर भाग चली आई। तविशी ने कहा तो शौर्य दांतों तले उंगली दबाकर शर्माने की एक्टिंग करने लगा। इसकी तो, कहते हुए तविशी ने जैसे ही अपना सैंडल निकालना चाहा
मुक्ता जी ने कड़क आवाज में कहा, विशी। वो शांत हो गई और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। शिवम जी ने धीरे से उसके कान में कहा, शांत हो जाओ, नहीं तो लेडी मोगेम्बो ससुराल भेजने से पहले मायके में बिठा देगी। तविशी के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई और मुक्ता जी उन्हें घूरने लगी। अच्छा, बाकी बातें बाद में करना, पहले मुझे मेरे बेटे और बहू की आरती उतारने दो, अपर्णा जी ने कहा। और तविशी धनुष की आरती उतारने लगी और उसके माथे पर कुमकुम का टीका लगा दिया। तो उन्होंने सभी बड़ों का आशीर्वाद दिया और जाकर सोफे पर बैठ गए। तविशी इधर उधर देखते हुए इस बड़े से पैलेस का मुआयना कर रही थी। उसे सच में नहीं पता था कि धनुष का इतना बड़ा पैलेस भी है। वो अमीर है ये तो सभी जानते थे, लेकिन उसका पैलेस वाकई में एक शानदार करोड़ों की प्रॉपर्टी था और इस बात का अंदाजा तक नहीं था विशी को। वीर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अर्ज किया है, जाने बहार, अभी खत्म नहीं हुआ वीर का असर, चले जाने बहार टेरिस पर। तविशी ने उसे आंखें दिखाई और फिर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चली गई। ये टेरिस है या कोई डेस्टिनेशन साइट? तविशी उस बड़े से टेरिस को घूम घूम कर देखने लगी, जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। तविशी बस मुंह खोले देख रही थी। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो धनुष उसके पीछे खड़ा था। फिर वहां से नीचे चला गया था और अब दोनों ही यहाँ अकेले थे। इससे पहले तविशी कभी घबराई नहीं थी, लेकिन इस सजावट को देख आज उसकी धड़कनें तेज हो चली थी। धनुष ने उसकी कमर पर अपना हाथ लपेट लिया और सीने से उसके पीठ चिपकाते हुए कहा, कैसी लगी? बताओ, कहाँ बैठना पसंद करोगी? अलग अलग तरीके से अलग अलग हिस्सों में हुई सजावट को देखते हुए उसने पूछा। तो तविशी उसका हाथ पकड़कर टेरिस की आखिरी छोर पर चली गई और रेलिंग के पास निचले लगे गद्दे पर उसे बिठाकर उसकी गोद में बैठ गई। धनुष के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई तो उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेट लिए। अब तविशी पूरी तरह उसकी गोद में सिमट गई थी। उसने अपना सर उसके सीने में टिका लिया तो धनुष आंखें बंद करके रेलिंग से टिक गया। कुछ देर बाद तविशी को अपनी गर्दन पर गुदगुदी सी होने लगी। धनुष शरारत पर उतर आया। उसके होंठ लगातार तविशी के गर्दन पर फिसल रहे थे और तविशी खिलखिलाते हुए उछल रही थी। छोड़ो, क्या कर रहे हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। उसने सीधे बैठकर उसकी ठुड्डी पकड़ ली। धनुष मुस्कुराहट रोकते हुए स्थिर बैठ गया और उसका बायां हाथ पकड़कर उसकी हथेली थाम ली। आंखें बंद करो, उसने गहरी और रोमांचित भरी आवाज में कहा। तविशी ने अपनी पलकें गिरा ली तो धनुष ने उसकी उंगली में रिंग पहना दी, जिसे महसूस करते हुए तविशी की आंखें झट से खुल गई। वो एकटक अपनी उंगली में चमकते उस रिंग को देखने लगी तो वहीं धनुष अंधेरी रात में हल्की लाइट की मध्यम रोशनी में उसके दमकते चेहरे को देखने लगा। उसने उसे अपनी बाहों में भरकर उसके माथे को चूम कर कहा, नए साल पर नए रिश्ते की शुभकामनाएं मिसेस सूर्यवंशी, आज न्यू ईयर है। तविशी हड़बड़ा उठी। हाँ, धनुष ने अपना सर हिला दिया। मैं तो भूल ही गई। तविशी का चेहरा उतर गया। हर बार वो सबको सरप्राइज देती थी, लेकिन इस बार खुद ही सरप्राइज बन गई। तनुष ने उसका चेहरा देखा तो अपने हाथों में भरकर कहा, मैं तो याद हूं ना तुम्हें, और वैसे भी सब लोग चाहते थे वो तुम्हें सरप्राइज दें, इसीलिए किसी ने नहीं बताया। अब इस बात को यहीं छोड़ो और मेरी रिंग मुझे पहनाओ। पर तुम्हारी रिंग मेरे पास नहीं है, वो तो मैंने वीर को दे दिया था, तविशी ने मासूमियत से कहा। तनुष ने मुस्कुराते हुए उसके आगे अपनी हथेली बढ़ा दी तो अब तविशी भी हंस पड़ी। वो कैसे भूल सकती है कि उसके नमूने पहले से ही तैयार बैठे रहते हैं। तविशी ने धनुष की उंगली में रिंग पहनाकर उसका गाल चूम लिया, जिससे धनुष की भौहें आपस में जुड़ गई। ये क्या था? उसने अपने एरोगेंट वाले अंदाज में पूछा। किस थी? पसंद नहीं आया क्या? तविशी ने उसका कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए लापरवाही से कहा। तनुष ने पीछे उसके बालों को हल्के हाथों से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हारी दी हुई हर चीज़ मुझे पसंद है, जुनून जो तुम हो मेरा। तविशी ने अपनी आंखें बंद कर ली तो धनुष की नज़र उसके चेहरे पर ठहर गई। कितनी बार ही वो करीब आकर दूर हो जाती थी और हर उस वक्त अपने एहसासों को नियंत्रण करते हुए उसे खुद को बड़ी मुश्किल से संभालना पड़ता था। पर आज वो अपनी मर्जी से उसके करीब थी। वो पहले तो कभी नहीं झिझका, लेकिन इस वक्त उसके हाथ कंपकपाने लगे थे। उसने अपने थरथराते लबों में तविशी के लबों को समेट लिया तो तविशी के हाथ उसके सीने पर कस गए। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों ही एक दूसरे में गुम थे। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद बंजर जमीन पर पानी की एक बूंद पड़ी हो। सच ही तो था, बंजर जमीन सी ही तो थी धनुष की जिंदगी, जहाँ लहलहाते फसलों की कोई उम्मीद नहीं थी। अकेले जीवन जीने का आदी था वो। पर जब से तविशी और उसके दो नमूने दोस्त उसकी जिंदगी में आए थे, तब से उम्मीद जाग गई थी उसकी। पर कभी मानता नहीं था। खुद को हमेशा एक दायरे में बांध कर रखा था उसने, ताकि बाद में उसे तकलीफ ना हो। कुछ देर बाद तविशी को अपने चेहरे पर कुछ महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल ली। उसने दूर होना चाहा, लेकिन धनुष ने उसे और करीब कर लिया। तविशी को यकीन ही नहीं हो रहा था ये क्या है आखिर। इतना इमोशनल कौन होता है गर्लफ्रेंड को किस करने पर। धनुष की आंखें बंद थी और तविशी उसकी भीगी पलकों में खुद को पाने की बेचैनी साफ साफ देख पा रही थी। अब उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन ये गोरिल्ला उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसने कसकर उसके होठों को काट लिया और दूर होकर रेलिंग से टिककर अपनी सांसों को संयत करने लगी।
उससे इतनी ज़ोर से काटा था कि धनुष के होंठों पर खून उभर आया था। वो फिर भी उसके चेहरे को ही देख रहा था। उसने खींचकर उसे वापस अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा गड़ा लिया। तब ईशी उसकी आंखों से बहते आंसुओं से बेचैन होने लगी थी। ये इतना इमोशनल क्यों है उसके लिए? उसने धीरे धीरे उसके बालों में हाथ घुमाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद धनुष शांत हो गया। उसने तब ईशी को अपनी बाहों में उठा लिया और एक टेबल पर ले जाकर बिठा दिया, जहाँ खाने की टेबल पर सबके लिए व्यवस्था थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और सिर्फ कहा। तब ईशी उसके चेहरे को देखती रही, जिनमें अब पहले जैसी गंभीरता काबिज हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद सब लोग ऊपर आ गए और उनके साथ ही सर्वेंट भी, जिनके हाथों में खाने पीने का सारा सामान था। मुक्ता जी और अपर्णा जी ने खाना लगाया तो सर्वेंट वहाँ से चले गए। सब लोगों ने एक साथ न्यू ईयर चीयर किया और सबका मुंह मीठा करवाने के बाद हंसी मजाक करते हुए खाना खाया। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन सबको अपने अपने घर भी जाना था। धनुष चाहता था कि तविशी उसके पास रुके, पर उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। वही शौर्य और वीर उसका रवैया देख मुंह दबाकर हंस रही थी। शौर्य, जाने मन, क्यों ना आज की रात तुम हमारे साथ बिताओ। न्यू ईयर की पार्टी में धमाल करेंगे और नाचेंगे भी। क्यों वीर? हाँ विशी, आज की रात तुम हमारे साथ पार्टी में चलोगी। वैसे भी मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर्स ने भी इन्वाइट किया है, पर मेरा अकेले जाने का मन नहीं है। तुम साथ चलो। चलो कहते हुए तविशी ने वीर उसकी बाह पकड़ ली और विबाई कहते हुए बाहर निकल गई। धनुष ने मुक्ता जी और अपर्णा जी के पैर छुए और फिर शिवम जी और मानव जी के भी पैर छूने लगा, पर उन दोनों ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। फिर चारों ही बाहर निकल गए। तविशी सबके साथ चली गई तो धनुष ने एक नज़र मेन गेट पर डाली और अपने कमरे में आ गया। उसने अपना शर्ट उतार फेंक दिया और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बिना शर्ट के शॉर्ट्स पहने बाहर आया। अपने हाथों में सिगरेट लिए वो सोफे पर बैठ गया और सिगरेट का कश भरते हुए शून्य में ताकने लगा। तब इसे कुछ देर बाद बाहर खड़ी और शौर्य से बात करती रही, फिर सबको बाय कहकर वापस पैलेस के अंदर आ गई। पर वहाँ धनुष नहीं था। उसे पता भी नहीं था कि उसका कमरा कौन सा है। वो किचन में गई, जहाँ एक मेड किचन साफ कर रही थी। तविशी को देखकर वो अपने हाथ बांधकर सर झुकाकर उसके सामने खड़ी हो गई। तविशी के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ, साधारण सी लड़की हूँ। आप मुझसे सामान्य व्यवहार करेंगी तो ठीक रहेगा। अच्छा काकी बताइए, आपका नाम क्या है? तविशी ने पूछा। उसके इस तरह बोलने से वो औरत सामान्य हो गई और अपना नाम बताने लगी, मीनाक्षी। तो मीनाक्षी काकी, ये बताइए आपके साहब कैसे हैं? उनका व्यवहार कैसा है आप लोगों के साथ? साहब तो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, पर हमारे साथ हमेशा परिवार के सदस्यों जैसा बर्ताव करते हैं। वो तो ज़्यादातर यहाँ आते भी नहीं हैं, पर वो आपके लिए बहुत गंभीर है मैडम जी। इससे पहले हमने 25 सालों में उनका व्यवहार किसी के प्रति ऐसा नहीं देखा जैसा आपके लिए देखा है। मीनाक्षी काकी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो आप यहाँ 25 साल से हैं? तविशी ने पूछा। हाँ। तो अभी आप उन्हें साहब कहते हैं? तविशी ने फिर पूछा। कहते तो हम साहब ही हैं, पर वो हमें काकी नहीं बुआ कहते हैं। तो आप हमें विशी कहिए, मैडम नहीं, और हम भी आपको काकी नहीं बुआ ही कहेंगे। अब आप हमें उनका कमरा बता दीजिए कौन सा है। काकी ने उसे आने का इशारा किया और ऊपर दूसरे फ्लोर पर बने सीढ़ियों के कॉर्नर वाले कमरे की तरफ उंगली करते हुए कहा, यह है साहब का कमरा। थैंक यू बुआ। कहते हुए तविशी उनके गले लग गई और कमरे की ओर बढ़ गई। बुआ मुस्कुराते हुए वापस नीचे चली गई। दरवाज़ा खुला था और धनुष का चेहरा बालकनी की तरफ था। उसके हाथ में अभी सिगरेट सुलग रही थी। तविशी ने स्मोकिंग की महक महसूस की तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। अंदर आकर हाथ बांधे उसके बगल में खड़ी हो गई। धनुष गहरी सोच में डूबा हुआ था। तविशी ने 2 पल उसे गुस्से से घूरा और उसके हाथ से सिगरेट छीनकर एक फ्लावर पॉट में डाल दिया। अचानक किसी के ऐसा करने से धनुष की आंखें बड़ी हो गई। वो इतनी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि उसे सच में किसी के होने का आभास नहीं हुआ, लेकिन गुस्से से उबलती तविशी को देख हड़बड़ा गया। तविशी उसकी गोद में बैठ गई और उसकी गर्दन को अपने हाथों में भर लिया। हालांकि उसका पूरा गला भी उसके हाथों से छूट रहा था, जिससे धनुष को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसके रिएक्शन से वो ज़रूर शॉक हो गया। फिर भी तविशी ने पकड़ कसते हुए कहा, तुम यहाँ मुझसे छुपकर सिगरेट पी रहे हो? मतलब तुम हमेशा ऐसा करते हो? कभी सामने रहकर तो तुमने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब समझ में आ रहा है तुम अकेले रहकर और क्या क्या करते हो। क्या? तनुष ने अपनी आईब्रो उठाते हुए पूछा। तुम अकेले रहकर सिगरेट पीते हो, दारू भी गटकते होंगे, और तो और बेशर्मों की तरह बिना कपड़ों के रहते हो। तो क्या तुम एक नंबर के झूठे और फरेबी हो जो मुझसे छुपकर? और तनुष उसकी शिकायत सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने उसकी कमर पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके गाल पर उंगली सरकाते हुए कहा, कभी कभी अकेला और स्ट्रेस फील करने पर सिर्फ स्मोकिंग करता हूँ। इसके नशे से मेरी परेशानियां कुछ कम हो जाती हैं। तो फिर मैं किसी नशे से कम हूँ क्या? मेरा नशा करो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तविशी ने उसका जबड़ा कसते हुए कहा। धनुष ने अब कुछ नहीं कहा और उसकी आंखों में देखने लगा, तो तविशी भी उसे देखने लगी। धनुष ने एक गहरी सांस भरी और प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए कहा, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता, तो अकेले रिसर्च करना बंद करो। मैं अकेले कहाँ, वो मेरा मतलब है कौन सी रिसर्च? तविशी ने संभलते हुए कहा। धनुष के चेहरे पर अब गंभीरता आ गई और वो उठकर अपने बेड पर चला गया। तविशी भी उसके पास आकर बैठ गई और बात बदलते हुए बोली, तुमने मुझे जाने से रोका क्यों नहीं?
तुम्हारी अपनी मर्जी भी तो है, सब चीज़ों में मैं दखलंदाजी तो नहीं कर सकता ना। कहते हुए धनुष लेट गया। तविशी ने उसके सीने पर एक मुक्का जड़ा और उसके ऊपर लेटते हुए बोली, मुझे ताने देना बंद करो, और वैसे भी मैं तविशी हूँ, कोई खतरा भी हुआ तो उसे काट दूंगी। तनुष ने उस पर अपनी बाहें कस दी और उसके माथे को चूमते हुए बोला, मान जाओ विशी, ये उतना ही है जितना तुम्हें लग रहा है, बहुत खतरनाक है ये। मैं तो क्या कम हूँ, और ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तविशी ने उसके पूरे सीने पर अपने होंठ रख दिए। तनुष की आंखें बंद हो गई तो तविशी ने कहा, एक बार फिर तुमने उस बारे में बात की तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। कहते हुए धनुष ने अपनी आंखें खोली और उसे घूरने लगा। मैं नहीं डरूंगी, डराओ मत, तविशी ने कहा और उसके खुले सीने पर मुआयना करने लगी। तुम्हें तो शॉर्ट्स नहीं पसंद ना, फिर यहाँ ऐसे कैसे? तविशी उसके पेट पर उंगलियां फेरते हुए बोली। तनुष को उसका छूना बहका रहा था। उसने तविशी की कलाई पकड़ ली तो तविशी दूसरे हाथ से फिर उसे छूने लगी। ओ, 6 पैक एब्स, अरे यहाँ तिल भी है, 1 2 3, तुम्हारे पेट पर कितने सारे तिल हैं, और तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट और ग्लो है। तविशी ने अब उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख दिया तो धनुष ने उसे कमर से पकड़कर अपने नीचे कर लिया। कब से मुझे बहका रही हो, अनजान तो रही हो मेरे एहसासों से, फिर क्यों आजमा रही हो? धनुष ने अपनी गहरी सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए कहा। तविशी ने उसको उसके गले में बाहें डाल ली और उसके होंठों पर उंगली रख चुप कराते हुए बोली, और कोई होता तो एडवांटेज लेता, लेकिन तुम तो ही शिकायत लिए बैठे हो। तनुष उसके ऊपर से हटने लगा तो तविशी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। तनुष ने उसकी काली निगाहों में झांकते हुए उसके होंठों को छू लिया तो तविशी की तड़प उसके कंधे पर कस गई। कुछ देर बाद तनुष ने दोनों ब्लैंकेट कवर करते हुए कहा, अब मुझे परेशान मत करो, चुपचाप सो जाओ। तनुष उसे अपनी बाहों में भरकर उसके सिर को सहलाने लगा। हाँ, तविशी ने मुंह बनाते हुए कहा और छोटी बच्ची की तरह उसके सीने में सिमटकर आंखें बंद कर ली। धनुष कुछ देर सोचता रहा, फिर उसकी भी आंख लग गई। अगली सुबह तविशी की नींद खुली तो धनुष वहां नहीं था। वो मुस्कुराते हुए उठी और बाथरूम में चली गई। जब बाहर आई तो उसने धनुष की एक ढीली हुडी और शॉर्ट्स को पहने देखा, जो कि उसके घुटनों से भी नीचे थी। वो इधर उधर नजरें घुमाते हुए नीचे आई और किचन में चली गई ताकि बुआ से कहकर अपने लिए कुछ खाने का बनवा सके। लेकिन किचन में आती उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो दरवाजे से टिककर एकटक धनुष को देखने लगी, जो पीच कलर के शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहने ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी था। उसके बाल बिखरे हुए थे और खिड़की से आती हल्की हवा के कारण थोड़े थोड़े लहरा रहे थे। अपने शर्ट के आस्तीन को बाजू तक समेटे वो पराठा सेक रहा था। उसको अच्छे से पता था कि उसकी भुक्कड़ जान को क्या क्या पसंद है खाने में, इसीलिए वो सुबह ही उठकर अपने हाथों से सब बना रहा था। तविशी जाकर उसके पीठ से लग गई और उसके सीने पर अपने हाथ कस लिए। मैं तो वही नाश्ता लेकर आ रहा था, तुम यहाँ क्यों आई? तनुष अपना काम करते हुए बोला। तुम्हें पता है ना मैं यहाँ कब से खड़ी हूँ? तविशी ने उसी से सवाल किया। पिछले 5 मिनट से, तनुष ने कहा। फिर भी तुमने मुझे नोटिस नहीं किया? तविशी उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोली। नोटिस नहीं करता तो पता कैसे चलता तुम कितनी देर से यहाँ हो? तनुष ने कहा और उसे अपनी बाहों में उठाकर किचन से बाहर निकल गया। बुआ नाश्ता कमरे में ही भिजवा दीजिए, कहते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तविशी बस उस चेहरे पर खिली हंसी को देखती रही और मुस्कुराती रही। कमरे में आकर धनुष ने उसे नीचे उतारा और कबर्ड से एक पैकेट निकाल कर देते हुए कहा, जाओ चेंज कर लो। ये कपड़े हैं? तविशी ने पैकेट को देखते हुए कहा। हाँ जाओ, पर इन कपड़ों में भी मैं कंफर्टेबल हूँ। उसने खुद को देखते हुए कहा। ये माँ के कपड़े हैं और मैं चाहता हूँ तुम आज ये पहनो। तनुष ने कहा तो तविशी कुछ और पूछते हुए पैकेट लेकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। तो धनुष ने उसे रोकते हुए कहा, पहले नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। हाँ में से हिलाते हुए तविशी उसके सामने सोफे पर बैठ गई। धनुष ने आवाज़ लगाई, बुआ अंदर आ जाइए। बुआ ने कुछ सर्वेंट की मदद से नाश्ता टेबल पर रखवा दिया और बाहर चली गई। तनुष गर्मा गर्म पराठा उसे अपने हाथों से खिला रहा था तो वहीं तविशी उसका ये नर्म रवैया देख रही थी। क्या ये वही गोरिल्ला है जो हर वक्त उसे अपनी मौत सी ठंडी आंखों से घूरता रहता था? हमेशा उस पर अपना हुक्म चलाता था, लेकिन अब उसकी ऐसे फिक्र करता है जैसे वो कोई नाजुक कली हो जिसे थोड़ी सी भी लगने पर चोट लग जाएगी। परवाह शायद पहले से ही करता है लेकिन कभी जताता नहीं था। बस अपना हक जताता था कि तुम मेरी तलब हो, मेरा जुनून हो। तविशी अपनी सोच से बाहर आई और उसकी तरफ एक निवाला बढ़ाते हुए बोली, आज से मैं तुम्हें खिलाऊंगी, मुंह खोलो। धनुष एक बार फिर से इमोशनल होने लगा, जिसे रोकते हुए उसने खा लिया और तविशी का हाथ साफ करते हुए बोला, जो कपड़े मैंने दिए हैं जाओ उसे पहन कर आओ। कहते हुए तविशी चेंजिंग रूम में चली गई। 10 मिनट बाद तनुष ने उसे आवाज़ दी तो 5 मिनट और कहते हुए तविशी उसे अंदर आने से मना कर दिया। ऐसे ही जब आधे घंटे तक वो बाहर नहीं आई तो धनुष घबरा गया। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ बताओगी? धनुष ने दरवाजे से लगकर पूछा। उसकी आवाज़ में फिक्र और घबराहट महसूस करके तविशी ने दरवाज़ा खोल दिया और वो इस वक्त सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी थी। साड़ी तो पता नहीं किस कदर उलझी थी आपस में। तनुष ने सब इग्नोर करते हुए उसे अपने सीने से चिपका लिया और उसके माथे को चूम लिया। बताना चाहिए ना क्या प्रॉब्लम है, चलो बाहर, कहते हुए उसे और उसकी उलझी साड़ी को उठाकर बाहर आ गया।
उसने तविशी को बेड पर बिठाया और उलझी हुई साड़ी को ठीक करने लगा। फिर उसने तविशी को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कर दिया और खुद साड़ी पहनाने लगा। तविशी मिरर में उसके चेहरे को देखने लगी, जिसमें कोई भाव नहीं थे। वो बस इत्मीनान से उसे साड़ी पहनाने में लगा हुआ था। उसका गंभीर चेहरा देख तविशी को शरारत सूझी। आउच कहते हुए उसने अपना कंधा पकड़ लिया जहां धनुष उसके पल्लू पर पिन लगा रहा था। क्या हुआ? धनुष के माथे की नसें तन गई, चुप गई। तविशी ने मासूमियत से कहा। धनुष ने उसके कंधे को देखा तो समझ गया कि वो नाटक कर रही है। उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करने लगा। अब तविशी उसकी हरकतों को देख खींच उठी। क्या है? कब से ये सड़ा हुआ मुंह बना रखा है? मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? उसने झुंझलाते हुए कहा तो उसकी झुंझलाहट देख धनुष के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने तविशी को पीछे कमर से पकड़ा और साड़ी के प्लेट्स बनाने लगा। उसकी ठंडी उंगलियों का स्पर्श तविशी को अपनी कमर पर महसूस हो रहे थे। धनुष ने उसकी गर्दन पर अपने सख्त गर्म होंठों को रखा तो तविशी की आंखें बंद हो गई। बहुत मुश्किल से रोक रखा है मैंने, पर तुम उसे उकसा रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें साड़ी पहनाना मेरे लिए कितना मुश्किल है। धनुष की गहरी और नशीली आवाज़ सुन तविशी के हाथ अपने पेट पर चले गए जहां धनुष ने उसे पकड़ा हुआ था। इससे पहले दोनों कुछ कहते दरवाजे पर दस्तक हुई। धनुष ने एक नज़र तविशी को देखा और उसके लबों को छूकर दरवाज़ा खोलने चला गया, क्योंकि वो तविशी को साड़ी पहना चुका था। तविशी इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हमेशा जीन्स टॉप और शर्ट पहनने वाली लड़की इस वक्त एकदम मासूम और गृहस्थी संभालने वाली लड़की लग रही थी। तभी वीर और शौर्य एक साथ धनुष को साइड करते हुए कमरे में घुस गए। धनुष ने अपना सर नाम हिला दिया और मिरर के सामने जाकर अपने बाल सेट करने लगा। वीर और शौर्य दोनों ने तविशी को अपने गले से लगा लिया। आज तविशी ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वीर उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा तो पूरा हुलिया ही बदल गया जाने बाहर। इसी बात पर अर्ज किया है। तू आज किसी परी या हूर की परछाई लग रही है। देखने वालों की बुरी नजरें तुझ पर टिकी हैं। सच बताओ, जो चेहरे पर मोहब्बत की चमक सजी है, ये वीर का असर है या सूर्यवंशी साहब की पाबंदी लगी है? शौर्य अपना पेट पकड़कर हंसते हंसते बिस्तर पर लोटपोट हो गया। तो तीनों ही उसे हैरानी से देखने लगे। अबे तू शायरी सुनाता है या कुएं की काव काव? साले शायरी में भी छिछोरपंती नहीं छोड़ सकता। शौर्य ने कहा तो वीर ने उसकी गर्दन दबोच ली और उसके पेट पर मुक्का जड़ते हुए कहा, अबे गरीब भिखारी, तू ना एक काम कर, आज तू अपनी इस काली जुबान से शायरी सुना दे। देखता हूँ कितनी कोयल से मधुर है तेरी ये फटी हुई राग। वीर ने उसे धकेलकर उसके पेट पर बैठते हुए कहा। वहीं धनुष और तविशी दोनों को बुरी तरह से घूरने लगा, जिसका वीर और शौर्य पर कोई असर नहीं हुआ। शौर्य उसे साइड करके बोलने लगा, आज मैं अपने जानेमन विशी को अपने स्टाइल में पटाता हूँ, देखना। उसने उठकर अपना कॉलर ठीक करते हुए कहा। अबे सुना ना, कहते हुए वीर ने उसे पीछे से एक लात मार दी तो शौर्य लड़खड़ाते हुए भी संभल गया। अर्ज किया है, तो साड़ी में श्रीदेवी तो जीन्स से मधुबाला लगती है। तेरी निगाहें मधुरस की रस भरी प्यारा लगती हैं। जो मुझे घूर घूर कर निगलने को आतुर रहता है वो सूर्यवंशी गोरिल्ला सामने खड़ा है। अब वीर में भी मुझे अपनी नखरीली घरवाली दिखती है। शौर्य ने जैसे ही अपनी शायरी पूरी की और स्टाइल में अपने बालों में हाथ फिराया, वैसे ही तीनों के तीनों उस पर टूट पड़े। अबे बचाओ मुझ गरीब को, कहते हुए वो कमरे से बाहर दौड़ पड़ा और तीनों उसके पीछे। बेटा शौर्य, अब बचने के कोई चांस नहीं है। हाँ हाँ हाँ। शौर्य अपना पीठ सहलाता हुआ आगे आगे भाग रहा था और तविशी अपनी साड़ी संभालते हुए उसके पीछे। धनुष और वीर तो कब से सोफे पर बैठ चुके थे। अब तो तविशी अपने चप्पल का ब्रांड दिखा रही थी शौर्य को। धनुष और वीर बैठे बैठे कॉफी का मजा ले रहे थे। कुछ देर बाद तविशी थककर धनुष के बगल में बैठ गई और धनुष के कंधे पर अपना सर टिका लिया। वीर गुनगुनाने लगा, शर्माना छोड़ डाल, राज दिल के खोल डाल, ये आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। तभी ऋषि ने उसके ऊपर पिलो दे मारा तो वो हंसते हुए चुप हो गया। अब शौर्य भी सीधे से बैठकर कॉफी पीने लगा। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, एग्जाम्स आने वाले हैं, तुम तैयारी करना। धनुष ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी को देखते हुए कहा। और तुम? तविशी ने पूछा। मैं वीर के साथ यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। कहते हुए धनुष उठ खड़ा हुआ, फिर चारों एक ही साथ बाहर निकल गए। धनुष ने उसे घर छोड़ा, फिर यूनिवर्सिटी चला गया। शौर्य भी उनके साथ ही चला गया। मुक्ता जी और शिवम जी तो अपनी बेटी का ये रूप देखकर खुशी से झूम उठे। पहली बार अपनी बेटी का ये रूप उन्हें एहसास करा गया कि सच में उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है। तविशी कुछ देर तक अपने मॉम डैड से बातें करने लगी, फिर आराम कर उनके कहकर अपने कमरे में चली गई। तविशी अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन अब उसकी नज़र अपने कबर्ड पर गई तो वह एक झटके से उठ बैठी। वो उस किताब के बारे में तो भूल ही गई थी। उसने कबर्ड खोली तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने सारा सामान तहस नहस कर दिया और पूरा कबर्ड छान मारा, लेकिन नन्नू की दी हुई किताब उसे कहीं नहीं मिली। मैंने किताब तो लॉकर में रखी थी, फिर ऐसे कैसे गायब हो गए? कहीं मैंने दूसरी जगह तो नहीं रख दी? तविशी ने अपना सर पकड़ लिया और अपना पूरा कमरा बिखरा दिया किताब ढूंढने में, लेकिन उसे वो किताब नहीं मिली। जब शिवम जी उसके कमरे में आए तो वो ऐसे सामान बिखरा देखकर बोले, विशी क्या हुआ बेटा, और तुमने ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? मेरी किताब लॉकर से गायब है डैड। तविशी अपने डैड को देखते हुए बोली। शिवम जी हैरानी से बोले, क्या? लेकिन ऐसे कैसे गायब है? तुम तो उसे लॉक करके गई थी ना?
तविशी उन्हें गौर से देखते हुए बोली, डैड कोई मेरे कमरे में आया था और उसने ही मेरी किताब चुराई है, लेकिन कोई नहीं, उसे तो मैं पकड़ ही लूंगी। मेरी बालकनी से मैंने पहले से ही कैमरा लगा रखा है, तो उसे देखो बेटा, क्या पता वो चोर पकड़ा जाए। पर कौन हो सकता है वो जिसने किताब चुराई है? कहीं वो रख पाती तो नहीं? हाँ डैड, उसके अलावा ये काम कौन कर सकता है? आप परेशान मत होइए, मैं पता लगा लूंगी, जल्द करना बेटा, कहीं वो उसका गलत इस्तेमाल न कर पाए। हाँ डैड कहते हुए तविशी ने अपना फ़ोन ढूंढा तो उसे याद आया कि उसका मोबाइल तो बाहर टेबल पर ही रखा है। वो मोबाइल लेने चली गई तो शिवम जी भी उसके पीछे चले गए। तविशी मोबाइल में कुछ करने लगी, फिर निराश होकर बैठ गई। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? डैड उसने कैमरा हैक कर दिया था, उसमें कुछ भी नहीं दिखा सिवाय, कहते हुए वो रुक गई, फिर बोली, सिवाय अंधेरे के। शिवम जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और मैं पता लगाता हूँ, तुम परेशान मत हो, कहते हुए चले गए। अगले दिन तविशी शुरू से लेकर अब तक हुए सारे मर्डर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। जानकारी तो पहले से ही उसके पास थी, लेकिन वो सभी कड़ियाँ जोड़कर देख रही थी। वो विश्वास पैलेस में दोपहर से धनुष के कमरे में बंद थी। उसने कह तो दिया था कि वो पढ़ाई कर रही है, लेकिन धनुष को यकीन नहीं हुआ। हालांकि उसे अकेले छोड़ने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने बुआ से कह दिया था कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। धनुष कॉलेज के लिए निकल गया था और वीर भी अपने ऑफिस चला गया था। शौर्य भी किसी काम से गया हुआ था। शाम का समय, तविशी कमरे से बाहर निकली और अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए बाहर की तरफ चली गई। बुआ ने देखा तो उसे रोकते हुए बोली, बेटा कहाँ जा रही हो? साहब ने तुम्हें रुकने को कहा है। वो बुआ को जेब से कुछ देती हुई बोली, बुआ ये आप अपने साहब को दे देना, जब मैं 1 घंटे में वापस नहीं आऊँगी तब। अभी मुझे कहीं जाना है, बाय, कहते हुए वो तेज़ी से बाहर निकल गई। अब तविशी उस जगह खड़ी थी जहाँ उसने आखिरी बार उस रक्तपाती को देखा था, जहाँ उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उसका पता चल सके। तविशी धनुष की बाइक लेकर आई थी। उसने जंगल के बाहर ही एक जगह बाइक खड़ी की और आगे बढ़ गई। उसने शौर्य को मैसेज किया और वो बाइक रेसिंग वाली जगह मिले, लेकिन अभी तक वो नहीं आया था जिसकी तलाश में वो आई थी। तविशी सामने देखते हुए चल रही थी। वो वही जंगल के बीचों बीच बने रास्ते पर आकर रुकी, जहाँ कुछ दिन पहले वो शौर्य और वीर के साथ आई थी बाइक रेसिंग करते हुए। वो अब थक गई थी, इसीलिए अपने बैग से पानी निकालकर पीते हुए बोली, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला यार, वापस जाना पड़ेगा। कहते हुए वापस आने लगी कि उसे कुछ खटका। उसने अपनी आंखें बंद करके फिर से खोली कि उसे कुछ याद आया। वो 10 कदम पीछे हो गई। अब वो उस चौराहे के सेंटर में खड़ी थी। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। वो बीच सड़क पर खड़ी होकर अपने पैर पटकते हुए देख रही थी कि नीचे कुछ तो है। तभी उसे वो मिला जिसकी उसे तलाश थी। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट उभर आई। उसने अपने जेब से एक चाकू निकाला और उसने हल्के से अपनी उंगली में एक चीरा लगा दिया, जिससे खून निकले। उसकी उंगलियों से खून की बूंदें नीचे टपकने लगी। कुछ सेकंड्स बाद उसने अपने कदम पीछे लिए और अपनी उंगली से बहते खून वाले हाथ में रुमाल लपेटकर रोक दिया। फिर बाइक चालू करके घर के लिए निकल गई। थोड़ी दूर जाते ही उसने एकदम से ब्रेक लगा दी। उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से धनुष बाहर निकला। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है। धनुष के बगल में से शौर्य निकला और आगे बढ़कर तविशी को बिना देखे बाइक पर सवार होकर आगे बढ़ा दिया। धनुष लंबे डिग भरते हुए तविशी के करीब आया तो आज पहली बार तविशी को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिरहन महसूस होने लगी। हाय, अब क्या होगा विशी? वो अपना रुमाल बंधा हाथ पीछे करके धनुष को बिना देखे उसके बगल से निकलकर जाने लगी तो धनुष ने उसकी कलाई पकड़ ली। अपनी पकड़ इतनी मजबूत थी कि तविशी अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। धनुष उसे लेकर गाड़ी के पास पहुंचा, तभी तविशी बोल पड़ी, हाथ छोड़ो बेरा, मुझे दर्द हो रहा है। धनुष ने उसकी दोनों बाहें कसकर पकड़ ली और कार से घसीटते हुए उसके होंठों को छूने लगा। उसकी बेताबी बता रही थी कि वो किस कदर परेशान हुआ है इन 2 घंटों में, उसने कैसे गुजारे हैं ये उसे ही पता है। कुछ देर बाद तविशी ने उसको धक्का दिया। धनुष थोड़ा सा दूर हुआ, फिर सांसें काबू करते हुए उसके चेहरे पर नज़र गड़ाते हुए बोला, मेरे प्यार में तुम सुधर तो नहीं सकती, लेकिन मेरा डर तुम्हें ज़रूर सुधारेगा। क्या सोचकर यहाँ आई थी, बोलो? उसने अंगार बरसाती आंखों से ऊंची आवाज़ में कहा। तविशी अपनी सांसों को संयत करते हुए बोली, मेरी मर्जी में कहीं भी जाऊं, अगर शौर्य मेरे साथ नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अकेले ही सब करने लगी, जबकि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था इसमें इन्वॉल्व होने से। तनुष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तविशी उसके सीने पर हाथ रख उसे पीछे करते हुए बोली, अकेली नहीं हूँ मैं वीर। वो चुप हो गई क्योंकि अभी गुरिल्ला वीर की भी क्लास लगाएगा। धनुष अपना हाथ ऊपर करते हुए बोला, एक कान के नीचे लगाऊंगा तो सारी जासूसी निकल जाएगी तुम्हारी। हर बात मेरी बात को नज़रअंदाज कर देती हो। धनुष की गुस्से से भरी आवाज़ और उसका हाथ देखकर तविशी की आंखें डबडबा गई। आज तक वो नहीं रोई, लेकिन आज उसकी हरकत से वो अपने आंसू को रोक नहीं पाई और सुबकने लगी। तनुष ने तो सुबकते हुए देखा तो गुस्से से अपना हाथ गाड़ी पर दे मारा, जिससे तविशी और चहक उठी। उसने अपनी आंखें कसकर मूंद ली और उसे अपनी बाहों के घेरे में समेट दिया।
उसके माथे को चूमते हुए उसे चुप कराने लगा, लेकिन वो चुप होने को तैयार नहीं थी। वो उसे धक्का देते हुए खुद से दूर करने लगी तो थक हार कर धनुष ने फिर से एक बार उसके होंठों को अपने होंठे की गिरफ्त में ले लिया, जिससे वो तविशी भी उसका साथ देने लगी। कुछ देर बाद जब तविशी का रोना बंद हुआ तो धनुष ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। क्यों करती हो ऐसा? मैंने मना किया था ना ये सब करने को, कहा था ना दूर रहो इस मामले से, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानी। तविशी ने अपने एक हाथ से उसका हाथ हटा दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। तनुष ने अपने होंठ भींचते हुए एक हाथ पर कमर पर रख लिया, दूसरा हाथ माथे पर। उसने अब तक तविशी का हाथ नहीं देखा था जहां उसने रुमाल लपेट रखा था। देखा तो था पर इसकी फिक्र में उसे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कभी कभी तविशी अपने हाथ में ऐसी रुमाल बांध दिया करती थी। बात करोगी या नहीं? तनुष ने संजीदगी से कहा। तविशी अब भी कुछ नहीं बोलोगी तो और बौखला गया। उसने कसकर उसकी बाँह पकड़ ली और चेतावनी देते हुए कहा, आइंदा तुमने ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अब चलो। कहते हुए धनुष ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया, लेकिन वो अपनी जगह से हिली भी नहीं। धनुष एकदम से उसके करीब झुका, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर पैसेंजर सीट पर बिठा कर खुद भी ड्राइविंग सीट संभालते हुए गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। तविशी सर नीचे किए हुए बैठी थी। उसे ऐसे खामोश देखकर धनुष ने उसका हाथ पकड़ लिया तो तविशी ने उसका हाथ झटक दिया। धनुष को उसकी खामोशी खल रही थी, क्योंकि वो ऐसी नहीं थी। गुस्सा होती तो गुस्सा निकालती, लेकिन चुप नहीं साधती। उसे देखते हुए उसने अपने मोबाइल से शिवम जी को फ़ोन लगा दिया। अंकल, ऋषि आज घर नहीं आएगी, वो मेरे साथ है, कहते हुए फ़ोन काट दिया। मुझे मेरे घर छोड़ दो जहाँ सब मुझसे प्यार करते हैं, कोई भी मुझ पर ऐसे हाथ नहीं उठाता, तविशी ने बाहर देखते हुए कहा। धनुष ने कोई जवाब नहीं दिया और उस गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए गाड़ी विश्वास पैलेस के आगे रोकी और उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अंदर ले गया। जारी है।